हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम आपको देने वाले हैं इकोनॉमिक्स की बुक व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 3 डिमांड के हैंड रिटन नोट्स। और ये क्लास 11th की है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पार्ट वन में कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर पार्ट 1 देख लीजिए, फिर आप ये पार्ट 2 देखने आएगा, ठीक है। तो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि डिमांड होती क्या है, डिमांड क्या होती है, हमने ये पढ़ लिया था। और फिर हमने पढ़ा था फिर मांग क्या होती है, मतलब डिमांड क्या होती है वो पढ़ लिया था। और फिर मांग के दो प्रकार पढ़े थे, एक व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग व्यक्ति से रिलेटेड, बाजार मांग सभी व्यक्तियों यानी कि सभी उपभोक्ताओं से रिलेटेड है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसमें व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक। तो व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक पहला रहते वस्तु की कीमत, यानी कि जब वस्तु की कीमत गिरती है तो मांग बढ़ती है, कीमत बढ़ती है तो मांग गिरती है, ठीक है। और फिर दूसरा कारक आता है संबंधित वस्तु की कीमत, जिसमें हमने दो प्रकार के बारे में जाना था। पहले रहता है संस्थापक वस्तु या प्रतिस्थापक वस्तु, ठीक है। तो इसमें हमने पूछा था, तो इसके हमने एग्जाम्पल पढ़े थे चाय और कॉफ़ी, कोका कोला और पेप्सी। फिर आते पूरक वस्तु के बारे में हमने पढ़ा था, वह वस्तु है जिनका एक साथ प्रयोग किसी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाए, जैसे पेट्रोल व कार हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग गिरती है, ठीक है। और फिर आता है उपभोक्ता की आय। फिर हमने थर्ड वाला कौन सा पढ़ा था, उपभोक्ता की आय। इसमें हमने उपभोक्ता की आय वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती है। इनकी अगर सामान्य वस्तु होगी तो मांग जो है, अगर आय जो बढ़ेगी तो सामान्य वस्तु की मांग बढ़ेगी। वहीं जब आय बढ़ेगी, घटिया वस्तु में जब आय बढ़ेगी तो मांग गिरेगी, और आय गिरेगी तो मांग बढ़ेगी, ठीक है। और फिर अब नेक्स्ट आता है अभिरुचि और प्राथमिकताएं। अभिरुचि और प्राथमिकताएं पढ़ते हैं हम नेक्स्ट, मतलब फोर्थ अभिरुचि और प्राथमिकताएं। जब कोई वस्तु फैशन में आती है तो उपभोक्ता की प्राथमिकता बनती है, तो इससे क्या होती है, मांग बढ़ जाती है। और फिर पांचवा आता है भविष्य में कीमत में की प्रत्याशा, ठीक है, ये हो जाता है। फिर आता है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा था। अब हमारा पार्ट 2 यहाँ से शुरू होता है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं यहाँ से पार्ट 2। अगर 1 नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 देख लीजिए, ठीक है। अब आता है इसके पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक। किसके बारे में पढ़ने वाले हम, बाजार। पहले हमने पढ़ा था पार्ट 1 में कि व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे पहला कारक आता है जो जनसंख्या के आकार व संरचना। अब इससे क्या मतलब है, देखो, मान लो आपके एरिया में आपके एरिया में 100 लोग रहते हैं, ठीक है। तो 100 लोग रहते हैं तो 100 मांग होगी। वहीं अगर 500 लोग रहते हैं तो 500 मांग होगी, वस्तु की मांग 500। तो ये कह रहे हैं इनकी जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतनी ज़्यादा मांग होगी, ठीक है। इनकी जितनी संख्या जनसंख्या और उतनी ही मांग, ठीक है। अब ये तो आकार हो गया। अब संरचना से क्या मतलब है, अब संरचना से मतलब होता है जैसे इन 100 व्यक्तियों में से 20 पुरुष हैं, कौन है, पुरुष, और 20 महिलाएं और बाकी 60 जो है वो बच्चे हैं, ठीक है। तब इसके हिसाब से क्या रह जाएगा, इन सब के हिसाब से क्या होगा, वस्तुओं की मांग रखी जाएगी। जैसे अगर पुरुषों की संख्या अधिक होती तो मांग क्या होती, जो पुरुषों के इस्तेमाल में आती वो सब रखी जाती। अगर महिलाओं की संख्या अधिक होती तो महिलाओं के मांग में रखी जाती। लेकिन यहाँ पर बच्चों की संख्या अधिक है तो बच्चों को ज़्यादातर क्या पसंद है, खिलौने। तो सभी दुकान वाले क्या करेंगे, खिलौने रखेंगे। तो यही कह रहे हैं कि जनसंख्या का आकार व संरचना। फिर आता है मौसम व जलवायु। अब मौसम व जलवायु से क्या मतलब है, हमने पढ़ा था कि जब भी मौसम आता है, यानी कि जैसे बरसात का मौसम आता है, तो बरसात के मौसम में क्या होता है, बरसात का मौसम जब आता है तो बरसात के मौसम में क्या होता है, छाते जो है वो महंगे हो जाते हैं, या फिर कह सकते हो छातों की मांग अधिक हो जाती है। लेकिन छातों की कीमत वही रहती है, बस मौसम जब चेंज होता है तो छातों की मांग बढ़ जाती है।
वहीं अगर मौसम गर्मी का होता है तो किसकी एसी कूलर वगैरह की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, फिर आता है आय का वितरण। आय का वितरण से क्या मतलब है? अब आय का वितरण जो है वो अलग अलग होता है। जैसे आय के वितरण में देखिए तो हमें दो लोग नज़र आते हैं, एक गरीब और एक अमीर, और एक मिडिल क्लास, तीसरा मिडिल क्लास जो बीच में रहता है। ठीक है, अगर अगर हमारे देश में 59% गरीब लोग हैं और 41% अमीर लोग हैं, तो यहाँ पर जिनकी संख्या ज़्यादा होगी तो उनके हिसाब से मांग होगी। यानी कि गरीबों की संख्या अगर अधिक या फिर मिडिल क्लास लोगों की संख्या अधिक है तो यहाँ पर लोकल वस्तु यानी जो घटिया वस्तु होंगे उनकी मांग अधिक होगी। वहीं अगर अमीर व्यक्ति की संख्या अधिक हो यानी कि 41 से मान के चलो इनकी 59% हो, तो 59% हो तो क्या होगा, 59% होगी तो क्या होगा, अमीरों के हिसाब से जैसे जो ब्रांडेड वस्तु होते हैं उनकी मांग ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आता है मांग फलन यानी कि फंक्शंस ऑफ डिमांड। हम अब फंक्शंस पढ़ेंगे। अब मांग फलन क्या होता है? मांगी जाने वाली मात्रा व उसे प्रभावित करने वाले कारकों के बीच के संबंध। ठीक है, तो क्या है? मांगी जाने वाली मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच के संबंध। ठीक है, तो पहले आते हैं व्यक्तिगत मांग फलन और दूसरा आता है बाजार मांग फलन। ठीक है, तो व्यक्तिगत मांग फलन में आ जाता है व्यक्तिगत मांग आ जाती है तो व्यक्तिगत मांग फलन में क्या आता है? व्यक्तिगत मांग आ जाती है और उसे प्रभावित करने वाले कारकों के बीच फलनात्मक संबंध को दर्शाती है। ठीक है, यानी कि जो व्यक्तिगत मांग है और उसको प्रभावित करने वाले कारक। फिर आता है बाजार मांग फलन। इसमें क्या होता है? बाजार मांग और इसे प्रभावित करने वाले कारकों के बीच फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। और फिर इसके बाद आ जाते हैं मांग तालिका। मांग तालिका क्या होती है? मांग तालिका विभिन्न कीमतों के स्तर पर एक वस्तु की विभिन्न मांगी जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका पूर्ण विवरण है। यानी कि हमने एक तालिका बनाई, यहाँ पे एक तालिका बनाई जहाँ पे हमने लिखा था, जहाँ पे मान लो यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है, यहाँ पर क्वांटिटी लिखा हुआ है और ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी की हमने वो बनाई। ठीक है, तो प्राइस मान लो पहली जो प्राइस जब 10 रुपये थी तो क्वांटिटी एक थी, जब प्राइस 5 हो गई तो क्वांटिटी 2 हो गई। तो क्या हो रहा है? जो अलग अलग कीमत है उसमें क्या हो रहा है? क्वांटिटी भी अलग अलग है। तो इस क्वांटिटी और प्राइस के इस तालिका को ही मांग तालिका कहते हैं। ठीक है, अब मांग वक्र क्या होता है? मांग वक्र होता है तालिका का ग्राफीय रूप प्रस्तुतिकरण। यानी कि जो हमने तालिका बनाई थी उसको एक ग्राफ के रूप में, यानी कि कुछ इस प्रकार से, जहाँ पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस होता है उसको ग्राफीय प्रस्तुतिकरण देना। अब मांग वक्र भी दो प्रकार के होते हैं। पहला आ जाता है व्यक्तिगत मांग वक्र, दूसरा आता है बाजार मांग वक्र। अब मांग का नियम आ जाता है। व्यक्तिगत मांग वक्र क्या करता है? व्यक्तिगत मांग वक्र होता है जो व्यक्तिगत मांग तालिका को वक्र के रूप में प्रस्तुत करता है, और बाजार मांग वक्र जो बाजार मांग की तालिका को वक्र के रूप या ग्राफ के रूप में प्रस्तुतिकरण करते हैं। अब आता है मांग का नियम। मांग का नियम क्या कहता है? जब कीमत बढ़ती है तो मांग गिरती है और कीमत गिरती है तो मांग बढ़ती है। यानी कि यहाँ पर कीमत और मांग के बीच एक विपरीत संबंध है। हम नेक्स्ट आ जाए मांग के नियम की मान्यताएं। मांग के नियम की मान्यताएं आ जाती है। पहला आता है मांग के नियम की मान्यता में पहला आता है प्रतिस्थापक वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पूरक वस्तु की कीमतें स्थिर रहती हैं। उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। भविष्य में कीमत परिवर्तन की कोई आकांक्षा नहीं रहती। अभिरुचि और प्राथमिकताएं। ठीक है, तो ये सारी क्या थी? मांग नियम की मान्यताएं थी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारा पार्ट 2 ख़त्म हो जाता है। अब पार्ट 3 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास आएँ, और ये हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।